हेलो एवरीवन। ऑलरेडी जो हमने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी प्लस इन्वायरमेंट एंड द लास्ट लेग इज़ इकॉनमी। पॉलिटी एंड हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दिया है एंड दैट वाज मोस्टली अ क्रैश कोर्स बेस्ड। एंड सेकंड इज़ जियोग्राफी एंड इकनॉमी, उसके लेक्चर ऑलरेडी चल रहे हैं। एंड द लास्ट लेग, फाउंडेशन लेग टू क्वालिफाई प्रीलिम्स इज़ इकॉनमी। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, इसके 4 मेन एरिया हैं: पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकॉनमी, एंड लिंकिंग इट विद करंट अफेयर। If you have pretty knowledge of the basic concept and if you have the small knowledge of interlinking this basic concept with current affair, you can fairly qualify prelims। तो prelims के लिए ही 4 फाउंडेशन हैं। ओके, आज के इस लेक्चर में we will be dealing with the economy। इकॉनमी काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है बिकॉज क्योंकि इट्स ऑफ टेक्निकल नेचर, बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं। तो हमने बहुत सारे जो पेपर हैं अराउंड पास्ट 10 ईयर के, उनको हमने एनालाइज़ किया है। एनालाइज करने के बाद वी हैव डिवाइडेड दीज एरियाज़ इनटू दीज मेजर एरियाज़ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इकॉनमी। इकॉनमी इज़ जनरल टर्म, जैसे एक कंट्री में किस पर्टिकुलर एरिया में लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इज़ इट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, और लोगों की डिमांड क्या है, व्हाट आर दे ईट, व्हाट दे वेयर, these are dealing with the macroeconomic. Okay, macroeconomy is what is the strength of a nation. For example, our target of reaching to 25% of GDP जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था बाई 2025, इट मीन्स वी आर लैगिंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमारा बेस कम है, वेयर एज इट विद रिस्पेक्ट टू OECD कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, देयर बेस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज मोर, बट आवर स्ट्रेंथ इज सर्विस सेक्टर। सो वी आर फेयरली क्वालिटेटिवली कम्पीटिंग इन सर्विस सेक्टर। तो यही बेसिक पर्पज़ है इकॉनमी का। हमने पेपर एनालाइज किए हैं, ये मेजर एरिया हैं, बेसिक कंसेप्ट। सेकंड इज़ फिजिकल एंड मॉनेटरी सिस्टम, हर साल इसमें क्वेश्चन आता ही है। इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटर्नल ट्रेड, एग्रीकल्चर, द वन इज मिसिंग इज एग्रीकल्चर, ओके, एंड करंट अफेयर। तो हमने इन ब्रॉड एरिया के ऊपर एक लेक्चर प्रिपेयर किया है। उस लेक्चर का पर्पज़ यही है कि जो कंटेंट है स्टैटिक वाली, हम कंसेप्ट्स भी बताएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आरबीआई ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड लॉन्ग टर्म रेपो रेट। सो व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड रेपो रेट, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड सो व्हाट्स द रैशनल बिहाइंड रेपो रेट। तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे अफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म रेपो रेट अनलेस यू आर अवेयर ऑफ रेपो रेट। ओके, तो हमने रेपो रेट के बारे में पहले जानना है एंड देन वी हैव टू लिंक इट विद द लॉन्ग टर्म रेपो रेट। सो दिस इज़ आवर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस लेक्चर टुडे। आज के लेक्चर में हम कंटेंट, करंट अफेयर की और स्टैटिक को दोनों को मिंगल करके, मिक्स करके पढ़ेंगे, सो दैट एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए वी विल बी एबल टू मार्क इट करेक्टली और अराइव एट द राइट आंसर। चलिए आज शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू JKPSC। इन JKPSC इट इज़ इकॉनमी, प्लीज़ डू नोट दैट इकॉनमी इज़ इम्पॉर्टेंट। इकॉनमी और इकोनॉमिक्स में काफ़ी डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट उसका काफ़ी ब्रॉड डोमेन है एज अ ऑप्शनल, बट इकॉनमी काफ़ी जनरल है। ओके, फॉर एग्जांपल द कंसेप्ट ऑफ पुटिंग हेयर इकोनॉमिक्स इनटू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक इज़ दैट जो मैक्रो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, दैट डील विथ GDP, इन्फ्लेशन। GDP क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री, ये तो पता है सबको। बट द थिंग इज़ व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड दिस। इसका रैशनल ये है कि इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए नेशन, तो इसका मतलब ये है कि उन गुड्स एंड सर्विसेज को आप एक टेंजिबल नंबर दे रहे हैं, द नंबर विच कैन बी क्वांटिड, विच कैन बी कंपेयर्ड विद द GDP ऑफ अदर कंट्रीज। ओके, दैट इज़ macroeconomics. Other is inflation. What is the trend in rise of prices? Let's say for example this year the price of goods is 100 rupees, next year it is going to be 110. What is the rate in rise of this price? These concepts deal with inflation. Third is employment, unemployment. कोविड आया था, कोविड के बाद काफ़ी मेजर लिए गए हैं। ओके, सो द अफेक्ट एंड डिमेट इज़ अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल रिसेंट पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे,
उसने ये कहा गया था देयर इज़ अराउंड 4.8% अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, इट इज़ डिक्रीज फ्रॉम 6.1% इन द 2018-19 वाले जो सर्वे में आया था. ओके, these are the major indicator of an economy that deals with macro economy, current account deficit, fiscal deficit. This is the actual domain जहाँ से JKPSC या UPSC में क्वेश्चन आते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक पर्पज़ यही है. फिजिकल डील विद ओवरऑल, जैसे वी हैव इलेक्टेड मेंबर उन्हीं के से फॉर्म हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डील्स विद फिजिकल पॉलिसी. ओवरऑल, what is the popular will? What is the popular will? What policy is beneficial for the country? कौन से एरिया पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? Should it be hospital? Should there be industry, service sector, etc. ये भी जो डिसीजन है that is taken by Ministry of Finance in the form of fiscal policy. और उसके टूल हैं फॉर एग्जांपल टैक्सेशन के थ्रू वो लोगों से, कंपनी से, अदर MSME सेक्टर एसेट्रा वहाँ से रिसोर्स लेते हैं, एंड दे स्पेंड इट टू अचीव द गोल ऑफ सोशल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, एंड देर इज़ अगेन अ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द सप्लाई ऑफ मनी. ये तो ओवरऑल ब्रॉड हो गया कि कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, बट इन्वेस्टमेंट करना क्या है, दैट इज़ मनी. सो द कंट्रोल ऑफ मनी इन एन कंट्री इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट. एक कंट्री में जैसे कि लेट्स से everybody is having 10 lakh rupees. Okay, then the value of 10 lakh rupees will be zero because everybody will have it. Okay, so demand will rise. So the question is, this demand and supply gap need to be maintained, and that's the sole purpose of monetary policy. So that जो मनी, जो रुपी है एज अ मनी, उसकी अपनी बेसिक वैल्यू बनी रहे. जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर है, डॉलर की वैल्यू लेट्स से इट्स ग्रेटर देन 75 रुपी पर डॉलर. $1 की वैल्यू है 75 रुपी. ओके, सो नाउ व्हेन इट कम टू मार्केट इकानमी, अगर ये वैल्यू इंक्रीज यहाँ से होकर 90 रुपी जा रही है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ डॉलर इज़ इंक्रीजिंग वेयर द वैल्यू ऑफ रुपी इज़ डिक्रीजिंग. इस चीज़ को चेक करने के लिए वो नीड सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, और वही इंस्टीट्यूशन जो ये चीज़ें कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं, दे कम इन द फॉर्म ऑफ RBI, and they control through the policy called monetary policy. Okay, they control interest rate, they give the kind of inclination to some industries. For example, वो कहेंगे कि जो NBFC सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उससे there will be rate cuts in lending, form of interest rates, etc. Okay, fiscal policy, change in government spending and tax rates. Okay, monetary policy, change in interest rate and money supply. Okay, it is by government, Ministry of Finance, it is central bank, that is RBI. इनका जो मेन टारगेट होता है वो इन्फ्लेशन को टारगेट करना पड़ता है, और जो फिजिकल पॉलिसी का ओवरऑल टारगेट है कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना. और फॉर एग्जांपल यू नीड टू क्रिएट सम काइंड ऑफ जोन्स जहाँ पे स्ट्रेटजिक जोन डिवेल्प हों फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर आउटसोर्सिंग, एक्सपोर्ट, एट्सेट्रा. तो ये रोल होता है फिजिकल पॉलिसी का. नेक्स्ट इज़ ऑल दिस थिंग्स आर रिटन डाउन देयर, यू कैन सिंपली रीड देयर. नेक्स्ट इज़ जो क्वेश्चन जहाँ से फ्रेम होता है. क्वेश्चन फ्रेम होता है ओवरऑल, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अगर हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा. एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये हो गया, जो गवर्नमेंट है दे आर नाउ इंटेंडिंग, वो ये चाह रहे हैं कि मोर मनी शुड बी पम्प्ड इन मार्केट. बहुत ज़्यादा मनी मार्केट में पंप किया जाए. सो जब ज़्यादा मनी मार्केट में पंप किया जाएगा, इट मीन्स इट विल लीड टू मोर इन्वेस्टमेंट. ओके, मोर इन्वेस्टमेंट होगी. जैसे अब इंटरेस्ट रेट कम हो गए, लेट्स से दे आर डाउन टू 6%, इंटरेस्ट रेट कम हो गए, तो सो पीपल विल बी टेकिंग मोर लोन. So when we will be taking more loan, they will be investing in some kind of their business ventures. This is the goal of expansionary fiscal policy. When it come to contractionary fiscal policy, it means they are increasing this interest rate. So now let's say they are increasing the interest rate to 9%.
So because of this reason, now the money demand in the market goes down. So मार्केट में मनी की डिमांड कम होती जा रही है, और जब मार्केट में मनी की डिमांड कम होगी, इट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट कम होगी. दिस इज़ द ओवरऑल पर्पस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्टरी. ऐसे क्वेश्चन पूछे क्यों हैं, बट ऐसा हुआ नहीं. हुआ क्यों नहीं? बिकॉज इफ़ यू सी, आरबीआई ने डायरेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डायरेक्ट किया आरबीआई को कि लेट्स डिक्रीज द रेट ऑफ सेविंग रेट को डिक्रीज़ किया जाए to 8%, and on loan the rate should also decrease to 4%. What does this mean? It means now the credit is available at cheaper rate. Credit अब काफ़ी cheap rate के पर available है, और people will be inclined to buy take more loan from the banks. So ऐसा हुआ नहीं. ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जो आरबीआई ने डायरेक्शन यहाँ से दी बैंक्स को, बैंक ने अपने रेट्स को लोअर नहीं किया. हुआ ये कि जो भी आरबीआई ने डिक्टेट किया कि ये इंटरेस्ट डिक्लाइन होना चाहिए, वैसा हुआ नहीं, एंड इसके कारण देयर वाज अ पॉलिसी पैरालिसिस. तो जो उन्होंने इंटेंडेड बेनिफिट ये था, कंज्यूमर को मिलना चाहिए फॉर मोर इन्वेस्टमेंट, दैट डिक्रीज, एंड दिस रिजल्टेड इन पॉलिसी पैरालिसिस. इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए दे कम अप विद दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सोल पर्पज़ ये था कि पहला, जो भी इंटरेस्ट रेट आरबीआई कम कर रही है वो बैंक भी कम करें, और दैट शुड पास डाउन टू द लास्ट कंज्यूमर. दिस इज़ द लास्ट कंज्यूमर, दीज आर बैंक्स, दिस इज़ आरबीआई. इट मीन्स जो ये टर्म डिक्टेट कर रही है, दे शुड बी फॉलोड बाय द बैंक्स, एंड अल्टीमेटली बेनिफिट शुड बी ट्रांसफर टू दिस रिच डाउन टू द पीपल. ठीक है, यही पर्पज़ था. इसके 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट में थे और 3 आरबीआई के थे. दिस इज़ टू ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, एंड दिस इज़ टू ब्रिंग द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और सेकंड इसका टारगेट ये था टू सेट द इन्फ्लेशन टारगेट, दैट इज़ दे हैव गिवन दिस 4 + -2. इन्फ्लेशन जो भी एक कंट्री की है, दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन ऑफ 4 + -2. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी 2 or it can be 6. Okay, so that this inflation is healthy for national growth. इतनी इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है किसी भी नेशन की ग्रोथ करने के लिए. अब हम देखते हैं जल्दी से कि कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं. ये बेसिक्स हैं, ये अपने हर एक ने पढ़े होते हैं. अगर आपकी इंटेंशन है इस बार एग्ज़ाम देने के लिए, सो वी एक्सपेक्ट दैट यू आर एटलीस्ट अवेयर ऑफ दिस बेसिक कंसेप्ट. सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है दैट इज़ रेपो रेट. रेपो रेट वो रेट है जिस रेट के ऊपर आरबीआई लेंड करती है बैंक्स को. ओके, एंड देयर इज़ रिवर्स रेपो रेट. इसकी इम्प्लीकेशन वी डोंट नीड टू गो इन डिटेल बिकॉज वो बेसिक कंसेप्ट है. यू कैन इन्फर दिस. फॉर एग्जांपल, अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज़ कर रही है, सो इट मीन्स बैंक वोंट बी एबल टू गो फॉर मोर लोन्स बिकॉज वो कॉस्टली हो जाएंगे उनके लिए. अगर वो डिक्रीज़ कर रही है तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर मोर लोन्स. सो उसका इफेक्ट क्या होगा कि जब बैंक मोर लोन लेंगे, so they will pass down to consumer. It means there is expansionary monetary policy. Okay, so these are basics. Next is CRR. CRR is cash reserve ratio. Cash reserve ratio वही अमाउंट है जो बैंक आरबीआई के साथ रखते हैं. The difference between CRR and SLR is that इस SLR पे बैंक earn interest. However, with respect to CRR, they don't earn interest. Okay, and then there is concept of MSF, marginal standing facility. This is the overnight money required by a bank. They can approach the RBI, meet the demand and gap supply. They can approach RBI. Okay, these are our quantitative tools, and second is qualitative tool. Qualitative tools are advertisement. जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि किस पर्टिकुलर एरिया में वो इन्वेस्टमेंट करें, तो दे विल बी एडवर्टाइजिंग दोज एरियाज. दैट फॉर एग्जांपल, यू नीड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, यू नीड टू इन्वेस्ट इन पेंशन फंड. ठीक है, दीज आर द बेसिक एरिया ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी. नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी के टूल यू आर अवेयर थ्रू बजट सिस्टम. बजट हर साल आता है. बजट का मेन टारगेट क्या होते हैं? इधर दे आर इंक्रीजिंग टैक्स, और इधर दे आर लोअरिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST एसेट्रा. और यही
बेसिक, दैट इज़ द बेसिक ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इसकी टर्म्स आती हैं जैसे फिजिकल डिफिसिट हो गया, दैट इज़ अमाउंट ऑफ जो भी डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, दैट इज़ फिजिकल डिफिसिट। ओके, दिस इज़ द बेसिक ऑफ फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट इज बैंकिंग हिस्ट्री। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1770 और liquidated in 1830, or but the first purely managed bank by Indian was Punjab National Bank, okay, established in Lahore. It is still working. And first truly Swadeshi bank is by Sir Sorabji Panchkawala. These are facts only, you just need to have a look on these areas for our understanding. The main important is this SBI. जब ब्रिटिशर आए थे उनकी प्रेसिडेंसी जो डिवाइड हुई थी, दिस वाज बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, इनके अलग अलग बैंक थे। 1921 में ये हुआ कि इन सब बैंक्स को उन्होंने मर्ज करके एक बैंक बनाया, दैट इज़ इम्पल बैंक ऑफ इंडिया। एंड उसी को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज किया, दैट बिकम SBI, दैट इज़ द टुडेज SBI बैंक विच वी आर टुडे। ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक ऑफ इंडिया वाज बैंक ऑफ अपर इंडिया, ओके, also known as Allahabad Bank. Bank of India was the first Indian bank to open branch outside London. These are facts. Okay. और जो RBI है, RBI was established on the basis of Young Hilton Commission. इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक वाइट पेपर पास हुआ और उसके बेसिस के ऊपर अराउंड 1935 एक्ट के अंडर इट वाज इस्टेब्लिश्ड। और गवर्नमेंट ने अराउंड 1949 में बैंक कंपनीज एक्ट के अंडर इस बैंक को नेशनलाइज किया सारा। पहले ये प्राइवेट बैंक हुआ करता था, पहले ये प्राइवेट बैंक था, उसके सारे शेयर ट्रांसफ़र किए। एंड दे पास्ड अगेन अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। उस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जितने भी बैंक थी उसकी सुपरविजन कंट्रोल वाज गिवन टू RBI। हाउएवर जो कोऑपरेटिव्स थे उनको बाहर रखा गया, सो दे अगेन इंट्रोड्यूस्ड अमेंडमेंट इन 1965 और उसके अंडर जो कोऑपरेटिव्स बैंक थे वो भी उसके प्रीव्यू के अंडर आ गए। ओके, दिस इज़ द बेसिक बैंकिंग स्ट्रक्चर। क्या है इंडिया में एज पर 1935 एक्ट देर इज़ शेड्यूल इज़ नथिंग बस अ डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में जो भी बैंक ऐड होते हैं उन्हें शेड्यूल बैंक कहते हैं। तो शेड्यूल बैंक ये है, दैट इज़ शेड्यूल बैंक। उनकी दो फॉर्म है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में आप सबको पता है। फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे SBI हो गए, नेशनलाइज बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए न्यू, ठीक है, फॉरेन बैंक हो गए। बट देर इज़ दिस कंसेप्ट RRB, दिस इज़ न्यू, वी विल बी डीलिंग विद दिस। ओके, इस RRB में क्या होता है कि देर इज़ 3 एंटिटी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड इज़ स्पॉन्सर्ड बैंक। लेट्स से देयर इज़ अ पर्टिकुलर विलेज एरिया, रूरल एरिया, उस एरिया में कोई बैंक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। सो फर्स्ट इज़ स्पॉन्सर्ड बैंक, सेकंड इज़ स्टेट एंड थर्ड इज़ सेंटर। और इन तीनों का शेयर होता है, दैट कम इन द फॉर्म ऑफ RRB। यस, RRB, द शेयर ऑफ सेंटर इज़ 50%, द शेयर ऑफ सेंटर 50%, शेयर ऑफ स्पॉन्सर्ड बैंक इज़ अराउंड 35% and share of state is 15%. Okay, they are regulated by NABARD। जो NABARD है ये RBI के अंडर एक RBI की एक सब्सिडरी है और वो इस्टेब्लिश हुई है। और इट वाज इस्टेब्लिश बाय 1976 रीजनल रूरल बैंक एक्ट। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाकी इन सब बैंक को CRR और SLR मेंटेन करना पड़ता है, बट RRB डोंट नीड टू मेंटेन दिस CRR एंड SLR। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव्स बैंक है उसकी एक पूरी हिस्ट्री है। जैसे इफ़ यू सी हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, तो जो फर्स्ट आइडिया इसका दिया गया था हरमान शकलूज ने दिया था अराउंड 1808 में। ओके, बट देयर वाज अ कमेटी formed under Sir Frederick Nicholson in 1899 एंड इसके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव
सोसाइटी एक्ट 1904 इनेक्ट किया, और दैट इज़ द फर्स्ट हिस्टोरिकल फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव कल्चर इन इंडिया। ओके, कोऑपरेटिव कल्चर जो है वो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। देयर आर रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, देयर आर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक हैं उनकी डिवीज़न है स्टेट कोऑपरेटिव्स, ठीक है, सेकंड इज़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्स, ठीक है, एंड थर्ड इज़ पैक्स, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। ओके, these work at grassroots village level। ओके, जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक हैं उनकी मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। दिस डुअल कंट्रोल, दैट इज़ बेस्ड ऑन डुअल कंट्रोल। जैसे डुअल कंट्रोल में क्या होता है कि जो उसका ऑपरेशंस हैं दैट इज़ डन बाय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड सेकंड इज़ बाय स्टेट गवर्नमेंट का जो बोर्ड है, एंड ओवरऑल डायरेक्शन आर प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। रिसेंटली आरबीआई ने एक अमेंडमेंट किया, गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया है, और गवर्नमेंट के अमेंडमेंट के अंडर इवन ऑपरेशंस रेगुलेशंस आर गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। ओके, दिस इज़ न्यू। ओके, नेक्स्ट इज़ नॉन शेड्यूल बैंक। जैसे लोकल एरिया बैंक हो गया, नॉन शेड्यूल अर्बन बैंक हो गए, वो नॉन शेड्यूल बैंक में आते हैं। ओके, देन देयर इज़ कंसेप्ट ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो होती है जो शॉर्ट टर्म्स फंड की नीड पूरी करती है, ठीक है, और कैपिटल मार्केट इज़ लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर इट कैन बी। सो these all market are divided into organized and unorganized. You all are aware of these terms. Unorganized वो सर्कल है, जैसे फॉर एग्जांपल मनी लेंडिंग बाय पीपल, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इन ऑर्गेनाइज्ड म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट, कमर्शियल आर रिटन here, that's all required. Next is money market. It is again divided. You can see organized, unorganized. Some market in the form of call money market, treasury bill, commercial bill, MF, these all are basic concept. I hope you all are aware of it. कंसेप्ट में यही है कि इंडिया में 18% जो डिमांड है वो पब्लिक सेक्टर बैंक से आ रही है, ओके, और ओनली 20% इज़ फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक, बट जो भी क्रेडिट है वो 20% इज़ गिवन बाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रेस्ट इज़ फ्रॉम अदर एरियाज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में डोमिनेट किया गया हुआ एलआईसी में और जनरल इंश्योरेंस ने। एलआईसी जो भी लाइफ के रिलेटेड इंश्योरेंस हैं दैट इज़ बाई एलआईसी, देयर इज़ इट इज़ अ नेशनलाइज्ड कंपनी। देयर इज़ अगेन प्राइवेट इंश्योरेंस, उसकी बहुत सारी कंपनीज हैं, यू कैन हैव दिस आइडिया, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट इज़ द जर्नी ऑफ दिस इंश्योरेंस सेक्टर। उसमें इंपॉर्टेंट है IRDA। फर्स्ट इज़ देयर वाज लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी थी LIC, उसको नेशनलाइज किया गया अराउंड 1956 में, ठीक है, एंड देन देयर वाज मल्होत्रा कमेटी। पहले 1999 से पहले जितना भी इंश्योरेंस था दैट वाज इन डोमेन ऑफ पब्लिक सेक्टर ओनली, मीन्स के ओनली गवर्नमेंट कैन यूजली गो फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड। तो मल्होत्रा कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इंक्लूड किया जाए, एंड उसके बेसिस के ऊपर नाउ the private sector can participate, and on basis of this around this number of private sector increased to 46 by 2017, और गवर्नमेंट ने जो FDI की लिमिट थी वो भी इंक्रीज़ कर दी 26 से 49 तक। सो एज़ पर प्रेजेंट स्ट्रक्चर 49% ऑटोमेटेड रूट FDI लिमिट इज़ अलाउड इन दिस इंश्योरेंस सेक्टर। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की हैं, जैसे अटल पेंशन योजना लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की थी, जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम लॉन्च की थी, और अभी जो रिसेंटली दैट इज़ जन आरोग्य निधि, इट इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस स्कीम दैट इज़ लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इन सब को रेगुलेट करता है दैट इज़ IRDA। IRDA जो वो फॉर्म हुआ था, इट इज़ ए अपेक्स बॉडी, और ये किस को कंट्रोल करता है? लाइफ एंड नॉन इंश्योरेंस कंपनीज को करता है। इसका मेन पर्पज़ ये है
कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी हैं इंडिया में जो भी काम कर रही हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करना, उनकी पूरी एनालिसिस करना, उनको चेक करना, कंट्रोल करना, और ये भी बोलना उन्हें कि किस पर्टिकुलर रीजन में यू हैव टू इन्वेस्ट. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द परसेंटेज यू शुड बी कवरिंग इन द रूरल एरिया और इन द सोशल सेक्टर. दीज आर द बेसिक एरिया. इवन IRDA सेट क्वालिफिकेशन फॉर इंटरमीडिएट्स वो लोग होते हैं जो आपको इंश्योरेंस बेचते हैं. बहुत सारे फेक इंश्योरेंस भी होते हैं. सो यू नीड टू हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट विच इज़ बीइंग गाइडेड बाय IRDA. दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू IRDA. IRDA का बाकी जो है जो उसका हेडक्वार्टर है वो तेलंगाना में थे, हैदराबाद में. नाउ दे शिफ्टेड बैक टू दिल्ली इन 2001 में. ओके, नेक्स्ट इज देर इज़ फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में दिस वन शेयर्स, डिबेंचर, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स जिनकी ट्रेड जो टेंजिबल फॉर्म में मोस्टली नहीं होती है, मे बी एट फ्यूचर डेट होती है, उसको, और इवन के म्यूचुअल फंड के कुछ एरिया को, इट वाज कंट्रोल्ड बाय सेबी. तो सेबी का पर्पज़ यही था कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जहाँ पे जो पीपल किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए. इट वाज फॉर्म्ड थ्रू एन एक्ट इन 1992. इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी बैक्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पहले ये नहीं थी. ओके, अराउंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1989. ओके, तो इसकी एक्टिविटीज़ यही हैं: मार्केट को कंट्रोल करना, शेयर मार्केट को कंट्रोल करना, जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको चेक रखना, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी गिवन हियर, यू कैन हैव अ लुक. ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ करंट अफेयर. कि ये इससे पहले सारे बेसिक एरिया थे. बेसिक एरिया में मोर और लेस हर एक जो भी एस्पिरेंट है उसकी नॉलेज सेम होती है. जो भी डिफेंस एग्ज़ाम में आता है दैट इज़ ओनली विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर. जब एक क्वेश्चन की बेसिक स्टेटमेंट फ्रेम होगी एंड उस स्टेटमेंट को वो करंट अफेयर से लिंक कर देते हैं, देन दिस स्टेटमेंट जो भी एस्पिरेंट सॉल्व करता है दे क्वालिफाई प्रीलिम्स. ओके, तो करंट अफेयर में काफ़ी इजी टॉपिक भी हैं और काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक भी हैं. सबसे पहले जो टिपिकल टॉपिक्स हैं जहाँ पे देयर द एस्पिरेंट कैन फाइंड डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दोज कंसेप्ट, वी आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ कंसेप्ट. पहला कंसेप्ट ये था कि RBI ने एक स्कीम लॉन्च की है, दैट इज़ RBI ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की है. रिटेल डायरेक्ट स्कीम का मतलब ये था, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, GSEC जो होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पहले बैंक्स कर सकते थे. ओके, सो इट वाज नॉट अलाउड और ओपन टू अदर इंडिविजुअल्स. ओके, इस स्कीम के थ्रू नाउ even individual can participate in government securities and they can reap the benefit of interest and other thing. For example, let's say गवर्नमेंट ने आज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू की हैं अराउंड वर्थ 10,000 करोड़ की. ओके, एंड नाउ दे वांट मनी टू बी इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर एरिया. लेट्स से दिस अ कंपनी PSU, यहाँ पे वो अपग्रेड करना चाहते हैं and now they want to invest in this particular industry. They need 10,000 crore rupees. Now even a normal person through a platform, through a demat account can buy these securities and invest. और उसमें एक उन्हें अमाउंट इंटरेस्ट दिया जाएगा फॉर ए फिक्स पीरियड. लेट्स से 1 ईयर के टाइम पे जो उन्हें इंटरेस्ट दिया एंड दे कैन अर्न दैट. ओके, it is issued through a platform that is eCOBIR. Okay, eCOBIR is the score जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने वाला एक प्लेटफॉर्म है. ओके, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम. सेकंड इज़ ऑपरेशन ट्विस्ट. ऑपरेशन ट्विस्ट काफ़ी टाइम पहले इसमें न्यूज़ में था. ऑपरेशन ट्विस्ट का रोल यही था, जैसे इसका मेन पर्पज़ ये है, शॉर्ट टर्म रेपो रेट एंड लॉन्ग टर्म रेपो रेट, ये देख सकते हैं आप. तो RBI क्या कर रहा था, जो भी लॉन्ग टर्म थी जो सिक्योरिटीज़ थी वो उन्हें बाई कर रहा था. इट मीन्स द RBI इन्फ्यूजिंग मनी. अगर लॉन्ग टाइम के लिए वो इन्फ्यूज़ मनी कर रहा है, इट मीन्स उनका इंटरेस्ट रेट कम है. तो जब इंटरेस्ट रेट कम है तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है किसी पर्टिकुलर एरिया में उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन दिस एरिया. सो नाउ एज पर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, नाउ द RBI इज़ इन्फ्यूजिंग मनी
इंटरेस्ट रेट कम है एंड नाउ दे आर गेटिंग मोर मनी. ओके, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ प्रमोटेड. और ऑन अदर हैंड ये क्या कर रही है, जो भी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हैं, जो भी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं, उन्हें बेच रही है. जैसे वो बॉन्ड जो इमीडिएट मार्केट में है, ठीक है, जैसे लेट्स से जिनकी मैच्योरिटी ईयर 1 ईयर से कम है. ओके, नाउ व्हाट द आरबीआई इज डूइंग इज इनके ऊपर वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दे रही है. सो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, नाउ बैंक वोंट बी एबल टू पे एंड नाउ दे सेल इट बैक टू द आरबीआई. सो दिस इज़ द बेसिक पर्पस, जहाँ पे वो मनी को एक इन्फ्यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, ओके, थ्रू इंटरेस्ट रेट एंड सो दैट कंट्री में डिमांड इंक्रीज हो. दिस इज द पर्पज ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद इट. सेकंड इज द one of the typical concept here is the recent introduction of amendment in IT Act 1961 and Finance Act 2012. There is a concept that is transfer pricing, जिसके इशू के कारण ये वाला टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 का पास हुआ है. ट्रांसफ़र प्राइसिंग में ये हुआ था कि एक वोडाफोन और हच की डील साइन हुई थी. डील का पर्पज़ ये था, लेट्स से देयर अ कंट्री ए, कंट्री बी एंड देयर अ कंपनी ऑपरेटिंग हेयर एंड कंपनी ऑपरेटिंग हेयर. यही कंपनी जो ऑपरेट कर रही है यहाँ पे है, और इन दोनों कंट्रीज़ का एक एग्रीमेंट है, डबल टैक्स अवॉइडिंग एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया हुआ है. ओके, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का वो मतलब होता है कि अगर एक कंट्री में और सेकंड कंट्री में यहाँ पे भी टैक्स हो रहा है तो यहाँ पे भी टैक्स नहीं होगा, क्योंकि डबल टैक्स नहीं होना चाहिए, उससे बिज़नेस को काफ़ी लॉस होगा. तो ऐसे बहुत सारी एग्रीमेंट कंट्री साइन करती है. इस पर्टिकुलर इशू में ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने दे वेंट टू अ पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, और वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स जो था वो ज़ीरो था, या कोई भी जो टैक्स थे ट्रांसफ़र प्राइसिंग के वो ज़ीरो थे. तो उन्होंने यहाँ पे डील साइन कर ली एंड दे ट्रांसफर्ड शेयर हेयर. यहाँ पे हच वोडाफोन इन्होंने मर्ज कर लिया एंड उसकी डील साइन होगी यहाँ पे. नाउ दे बाईपास द गवर्नमेंट एंड दे डिडंट पे गवर्नमेंट एनीथिंग. उन्होंने गवर्नमेंट को कुछ पे ही नहीं किया. गवर्नमेंट केम अप विद द टैक्स. उन्होंने कहा कि दे केम अप विद द टैक्स. उसने कहा कि जो भी यहाँ पे हैपनिंग हुई हैं, दे आर लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया थ्रू दिस टैक्स. और इस टैक्स का नाम था फाइनेंस एक्ट 2012. ओके, 2012 के एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सिंग वाज इंट्रोड्यूस. मतलब कि गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस टैक्स एट द बैक डेट. उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब डील हैपन हुई थी तब टैक्स नहीं था, बट इस चीज़ को टैक्स इवेजन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट केम विद दिस बैक डेट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एंड दे वेंट टू द कोर्ट. और वहाँ पे रूलिंग जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुई. उस रूलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, और उन्होंने एक डेट दी है कि इस पर्टिकुलर डेट 2012 से जो पहले जो डेट के जितने भी जो भी डील्स हुई हैं, दे आर नॉट इन द डोमेन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन. मतलब उनके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं किया जाएगा अनलेस, काफ़ी कंडीशंस इम्पोज की गई हैं, अनलेस के कोई भी जो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेमेंट या एक्सेट्रा, दैट शुड नॉट बी डन. ओके, एंड आफ्टर दिस डेट द अदर एंटिटीज़ हु आर इन इंडिया और जिन्होंने जो टैक्स इवेड किया है, दे आर नॉट कवर्ड. इट मीन्स दे आर obligated under this retrospective taxation. This is the purpose of Taxation Law Amendment Act. डिटेल इसकी यहाँ पे गिवन है. नेक्स्ट इज ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स. ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेटिव से जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका रीजन एक कंट्री में नहीं बट के बहुत सारी कंट्रीज़ में है. ओके, उनकी प्रेजेंस इन कंट्रीज़ में होने के कारण इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू टैक्स. फॉर एग्जांपल OECD ने एक रिपोर्ट आई थी कि जो भी बड़ी बड़ी MNCs कंपनी हैं वो काफ़ी टैक्स इवेजन कर रही हैं, एंड दे केम विद द कंसेप्ट ऑफ BEPS, दैट इज़ बेस ओरिजिनल प्रॉफिटिंग स्कीम. इसके अंडर दे विल बी फ्रेमिंग अ फ्रेमवर्क. उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज टैक्स इवेड कर रहे हैं, दे शुड बी पनिशेबल. पेनल्टीज इम्पोज करते हैं उनके ऊपर. ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेटिव टैक्स वही टैक्स है कि जो भी MNC बड़ी हैं उन्हें एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर ऑफ बिजनेस. ओके, दैट्स ऑल. नेक्स्ट इज़
लैंड बैंक का कंसेप्ट ये है, अभी गवर्नमेंट ने एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसका पर्पज़ यही था कि जो भी गवर्नमेंट के पास जैसे पीएसयू है, वहाँ पे इफ़ दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग, तो उसका जो शेयर है कुछ मोनेटाइज कर दिया जाए, प्राइवेट प्लेयर को इंट्रोड्यूस कर दो, सो दैट प्राइवेट प्लेयर कैन ब्रिंग परफॉर्मेंस एंड गवर्नमेंट के पास कैश आ जाए और मनी आ जाए टू इन्वेस्ट। ठीक है। अनदर एरिया इज़ जो भी गवर्नमेंट के पास लैंड बची थी, फॉर एग्जांपल लैंड विद डिफेंस, फॉर एग्जांपल लैंड विद कंपनीज पीएसयूज, बहुत सारी लैंड जो वैकेंट है एंड दैट इज़ अनयूज्ड। इन ऑर्डर टू मोनेटाइज दैट लैंड, दिस कंसेप्ट ऑफ लैंड बैंक वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके। नेक्स्ट इज़ बैड बैंक। बैड बैंक जो है ये 2015-16 के इकोनॉमिक सर्वे में प्रपोज किया गया था। इसका पर्पज़ यही था कि जो भी बैंक्स हैं जिनका एनपीए राइज हो रहा है, लेट्स से 9%, 10% इंक्रीज़ हो रहा है, उनकी बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए, बैलेंस शीट क्लियर। सी कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट ये है, एक बैंक है, बैंक ने ऑलरेडी लैंड किया हुआ है, लैंड करने के बाद इसकी बैलेंस शीट के ऊपर अराउंड 8% जो है वो अकाउंट है जिन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। इट मीन्स द एसेट इज़ मोस्टली नॉट रिकवरेबल। अब 8% नॉट रिकवरेबल, सो दिस बैंक कैन नॉट लेंड मोर, सो दिस बैंक कैन नॉट लेंड मोर बिकॉज ऑलरेडी उसका 8% जो बैलेंस शीट के ऊपर जो मनी है दैट इज़ ऑलमोस्ट गॉन। इस बैड बैंक का ये काम था कि जो ये अमाउंट है 8% विच इज़ ऑलमोस्ट लॉस, दे विल ट्राई अ डील कि यस गिव मी दिस मनी एंड आई विल गिव यू अराउंड फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 40% और 50% एंड आई विल बाई ऑल द मनी, ऑल द बैड एसेट्स, all the bad not performing assets of your bank, and I will clear your balance sheet so that you need to give me around 40-50% of this. मतलब let's say this 100 crore net performing asset of a bank, bad बैंक आया, bad बैंक ने कहा कि I will give you 40-50 crore of this, okay, and you clear your balance sheet कि this money is already recovered. Okay, so what happened is they will pay the bank this amount of money. Okay, so now their balance sheet is clear, which means now they can lend more, means now this 8% is gone, so this is 0%, so they can lend more, fresh lending. This is the concept behind bad bank, to actually clear the balancing sheet of bank so that they can invest more in other areas. Okay, so increase their performance etc. दिस इज़ द रैशनल। और अब जो ये बैड बैंक हैं, ये बैड बैंक इन द फॉर्म ऑफ एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज में है, और नाउ दे कैन गो फॉर रिकवरी ऑफ दिस, और वट एवर दे कैन, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर गिविंग 40-50 करोड़ टू द बैंक, दे विल ट्राई टू रिकवर अराउंड 40-50 करोड़, और गवर्नमेंट विल रिकैपिटलाइज एटसेट्रा। तो बहुत सारे बैंक फार्म हुए, अभी रिसेंट फार्म हुआ है दैट NARCL, नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन समथिंग लाइक दैट, NDRCL, there was again para bank. These all are bad banks. Okay, next is इताद दीवार। Why it is important is because जो भी अभी तक गवर्नमेंट का टैक्सेशन सिस्टम है, तो टैक्सेशन सिस्टम में इट वॉज नॉट सिंप्लीफाइड। इस सिंप्लीफाई ना होने के कारण देयर आर मेनी लिटिगेशन। इस लिटिगेशन बिकॉज ऑफ दिस टैक्सेशन सिस्टम, इस चीज़ को रिमूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक पोर्टल लॉन्च की है, दैट इज़ इताते दीवार। ओके, नेक्स्ट इज डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स। इफ़ यू सी जो ग्लोबल टॉप 100 बैंक्स हैं, ओके, उनमें देयर इज़ नो इंडियन बैंक। ओके, और दीज टॉप बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए कंपनी. For example, if you see, China has around 25 global top big banks. Okay, so the capacity of banks should be increased. इस कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वो बैंक्स जिनका
प्रॉफिट जो है, जो जिनका जो एसेट है दैट इज़ अराउंड 2% ऑफ GDP एंड डू आर टू बिग टू फेल, मीन्स कि अगर वो फेल हो गए तो उसका अफेक्ट पूरी मार्केट पे पड़ेगा, दे आर कैटेगराइज्ड एज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। और अभी जो रिसेंटली जो मर्जर हो रहा है SBI बैंक का, उनका सोल पर्पज़ यही है टू मेक अ एंटिटी मोर स्ट्रॉन्ग, ओके, सो दैट दे कैन कम्पीट इन द वर्ल्ड एंड लिस्ट इन द टॉप 100 शेयर ऑफ top 100 list of most important or most valuable banks in the world. Okay, next is prompt corrective action. prompt corrective action का पर्पज़ ये है, RBI ने बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, पब्लिक बैंक्स हैं, RD बैंक, अदर बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स हैं। तो prompt एक्शन का बेसिक पर्पज़ ये है कि जैसे जो भी बैंक्स हैं उनकी जब एसेट क्वालिटी ख़राब होती है, NPA उनका इंक्रीज़ होता है, देर आर अदर इशू ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड अदर एरियाज़ वो होते हैं, एंड दे बिल्ड एन इंडिकेटर। उन्होंने काफ़ी इंडिकेटर बिल्ड किए हैं, यू कैन हैव अ लुक दिस इंडिकेटर, ठीक है, ऑलरेडी गिवन। इन इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर वो उस बैंक को एक PCA में डाल देते हैं, ओके, मीन्स कि उसके जो रेगुलेशन है, रेगुलेटरी सुपरविज़न ऑपरेशन, वो RBI कंट्रोल कर सकती है या दे कैन अपॉइंट अ स्पेसिफिक ऑफिसर और ऑफिस वो कंट्रोल कर सकता है। सो इट मीन्स विदाउट द परमिशन ऑफ RBI दे कैन नॉट टेक द मेजर डिसीजन। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। बाकी जिसकी माइनर डिटेल्स हैं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन हैव एन आइडिया, ओके। नेक्स्ट इज़ पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक एक कमेटी फॉर्म हुई थी, निश्चित मौर्य की कमेटी। उसके बेस के ऊपर ये कहा गया था कि जो भी मेजर बैंक हैं उनके एरिया रूरल हैं, उनके एरिया जो हैं वो अर्बन एरियाज़ हैं, ओके, दे आर कन्फाइंड टू अर्बन एरियाज़, बट जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इसकी डिमांड काफ़ी कम है। द क्रेडिट और फॉर एग्जाम्पल द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ नॉट इन दिस एरिया, सो दे इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स। इन डिफरेंशिएटेड बैंक्स का सोल पर्पज़ ये है कि उनको इस तरह का बनाया जाए सो दैट उनके साथ जो रिस्क है वो इन्वॉल्व कम हो, ओके, बट उनका जो फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है वो इंक्रीज़ हो जाए। फॉर एग्जांपल बैंकिंग हैबिट्स इंक्रीज़ हो जाएं, पीपल ऑर्गेनाइज्ड लेंडिंग। इफ़ यू सी इन विलेज एरियाज़, इन रूरल एरियाज़, they are more prone to unorganized lending in the form of money lender जो हैं, they charge very high interest rate, okay. In order to curb these areas, these are payment bank. These were registered under Companies Act 2013 and licensed under Banking Regulation Act 1949. इनका पर्पज़ ये था कि ये रिमोट एरिया में बैंकिंग सर्विस को लेके जाएं, और द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है दे कैन नॉट लेंड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, क्रेडिट कार्ड जो है ये दे नहीं सकते, एंड ओवरऑल पेमेंट इज़ अराउंड 1 लाख तक ही ये लेंड कर सकते हैं। हाउएवर अदर लेट्स से इजी ट्रांसफ़र, रेमिटेंसेस एक्सेट्रा, दीज आर द बेसिक फंक्शन विच कैन बी डन बाय द पेमेंट बैंक, ओके। नेक्स्ट इज़ DICGC। इट इज़ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। बहुत सारे इशू हुए हैं जैसे NBFC, निधि बैंक्स एंड अदर बैंक्स, वहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ नीरव मोदी, ही एक्सप्लॉइटेड द कोड कॉल्ड स्विफ्ट जो एक ट्रांसफ़र पेपर होते हैं उन्हें उसने एक्सप्लॉइट करके काफ़ी बैंक के स्कैम किए। इन स्कैम के कारण देयर वाज अ एप्रीहेंशन दैट जो लोगों का जो डिपॉजिट है बैंक के साथ दैट इज़ नॉट सिक्योर्ड। सो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अभी रिसेंटली दे मेड अमेंडमेंट, उसने ये कहा कि जितने भी बैंक्स हैं उसमें पर डिपॉजिटर जो पर डिपॉजिट पर बैंक है अप टू 5 लाख जो अमाउंट है विच कैन बी इंश्योर्ड। इट मीन्स अर्लियर इट वाज 1 लाख, नाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू 5 लाख। इट्स अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस गिवन टू द पीपल हु आर हैविंग बैंक अकाउंट इन अ पर्टिकुलर बैंक। और अगर बैंक कहीं डिज़ोल्व हो जा रहा है, अगर कहीं फॉर एग्जांपल वो लिक्विडेट किया जा रहा है, इन दैट सिनेरियो नाउ दिस एज पर दिस एक्ट
these individual who are deposit, they will be given maximum this amount of money. Okay, this is in short. Okay, next is pre-packed insolvency resolution process. Pre-packed, this is one of the typical concept. इसमें ये हुआ है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी दिस इज़ कंपनी, एक कंपनी है, इस कंपनी में बहुत सारे लोगों का शेयर होता है, शेयर होल्डर्स, दे फॉर्म अ बोर्ड, यहाँ पे एक बोर्ड होता है, those people who have more share they form the board. This shareholder represent interest of people, जो people यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनका जो इंटरेस्ट है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय दिस बोर्ड. तो जब कभी मार्केट में ऐसी एरियाज होते हैं जहाँ पे कंपनीज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती, इट मीन्स द शेयर ऑफ दिस पीपल इज़ एट रिस्क. उसके कारण बहुत सारी कंपनी जो थी वो लॉस मेकिंग में चली गई एंड दे वर अनएबल टू पे द मनी विच दे ओ टू दिस शेयर होल्डर्स. गवर्नमेंट ने एक कोड फ्रेम किया IBC. एज पर दिस कोड IBC, दोज पीपल जिनका ये शेयर था और जिनके फॉर एग्जाम्पल पैसे डूब गए, नाउ दे ओ द मनी फ्रॉम दिस कंपनी. सो वट एवर मनी शुड बी पेड बैक टू दीज पीपल. बैंक बोर्ड ब्यूरो एट टॉप. नेक्स्ट इज NCLT, National Company Law Tribunal, or then there is insolvency professionals, and then there is company. This all process is formal. What happen is, जब ये शेयर होल्डर they will appeal to this NCLT that they want to initiate a proceeding against this company, इस कंपनी के अगेंस्ट वो प्रोसीडिंग इनिशिएट करना चाहते हैं, so that then the NCLT appoint insolvency professional, they come up with plan in 270 days, and as per this plan now the company is dissolved or etc. ठीक है, this all process is formal process. Okay, now in order to go for informal process, they came up with a concept that is called as pre-packed insolvency resolution process. Please note, ऑल्दो ये इनफॉर्मल प्रोसेस है, बट इसका जो पर्पज़ है दैट पर्पज़ इज़ बाइंडिंग. तो जो भी डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा बाय पार्टीज़, इट इज़ बाइंडिंग. इसकी बेसिक क्या है? इसका बेसिक ये है, एज पर दिस कंपनी के जो मेंबर हैं 60%, ग्रेटर देन 60%, दे विल गो टू NCLT टू हैव दिस PPIRP कि हमें ये इनिशिएट करना है, और उसके बेसिस के ऊपर दे विल अरेंज अ रेजोल्यूशन प्रोसेस. इस रेजोल्यूशन प्रोसेस में दे विल बी क्रेडिटर, दे विल बी डेबिटर, बोर्ड मेंबर, वो सब पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और उसके बेसिस के ऊपर दे विल नेगोशिएट. ओके, सो इधर दिस कंपनी शुड कंटिन्यू. व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ प्रोसेस? इट शुड कंटिन्यू. बोर्ड को चेंज करना है. अगर फॉर एग्जाम्पल दे वांट टू चेंज द बोर्ड, अगेन दे नीड ग्रेटर देन 60% वोटिंग ऑन दैट. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन व्हाट सेंस दे वांट टू कंटिन्यू. और अगर ये प्रोसेस हो गया विद इन 120 days, देन इट्स ओके. इफ नॉट, देन दे कैन गो फॉर दिस NCLT फॉर द अदर फॉर्मल रेजोल्यूशन प्रोसेस, फॉर अदर फॉर्मल resolution process. Okay, all given here. This is with respect to PPIRP. Okay, next is PRISM. PRISM is platform for regulated entities for integrated supervision and monitoring. आजकल काफ़ी साइबर थ्रेट है and there is multiple issues. In order to combat that, RBI ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है that is called PRISM, जो भी उसकी बैंक्स हैं ना, NBFC हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए, सो दैट दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थ्रेट्स एट्सेट्रा. ओके, कंप्लेंट्स, एडवांस रिड्रेसल एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज अकाउंट एग्रीगेटर. लेट्स से देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ NPA, IBC. इनका जो फाउंडेशन है, दैट फाउंडेशन इज दैट पीपल और इंडिविजुअल्स और कंपनीज आर बाइंग फ्रॉम बैंक. बैंक से ले रही हैं, बैंक से मनी ले रही हैं. ओके, दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम द बैंक, और दे आर इन्वेस्टिंग or whatever they are doing and resulted into NPA. Mostly
जो भी पीपल बैंक से ले रहे हैं, दे आर टेकिंग द मनी फ्रॉम नंबर ऑफ बैंक्स, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, okay, other people, etc. And on the basis of this, they are investing, and all the money is actually going NPA, okay, etc. इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए देयर इज़ अ कंसेप्ट दैट इज़ कॉल्ड एज अकाउंट एग्रीगेटर. इट मीन्स जो भी कंपनी या जो भी इंडिविजुअल है, उसने जिस जिस बैंक से जितना पैसा लिया हुआ है, दैट विल बी एग्रीगेटेड, एंड बिफोर बैंक lend to these people, he will have this balance sheet, he will have this fact copy, and on the basis of this report he will lend. Okay, this is with respect to account aggregator. Next is factoring regulation amendment act. factoring क्या होता है? जैसे there is one company, इस कंपनी ने हायर किए पीपल एंड नाउ दे सेल द सर्विस, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड एट्सेट्रा. अब नाउ द थिंग इज, इस कंपनी के पास इमीडिएट मनी नहीं था, सो नाउ दे एक्चुअली प्रॉमिस टू पे, एंड दे प्रॉमिस टू पे इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ इनवॉइस. उन्होंने ऐसे एक कोई चीज़ दे दी. ओके, लेट्स से देयर इज वन डॉक्यूमेंट दे हैव गिवन, प्लीज टेक इट, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस they have given the invoice to a factor. This factor is bank, NBFC, etc. तो बैंक के पास गया, बैंक ने उसे मनी दे दिया, एंड इन द सेंड एंड बैंक ने कंपनी से रिक्वेस्ट किया मनी एंड दे मेड द पेमेंट. दिस इज कॉल्ड एज अ फैक्टरिंग. इशू इसमें ये था कि एज पर द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन देयर वर 4 टाइप ऑफ जो भी फैक्टर्स थे, दे वर अलाउड फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल ओनली 7 NBFCs वर एलिजिबल फॉर दिस बिजनेस. तो उससे इसका काफ़ी क्लोज्ड इम्पैक्ट था मार्केट के ऊपर. इस चीज़ को एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट केम अप ऑन बेसिस ऑफ यूके सिन्हा कमेटी विद फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, और उसके बेसिस के ऊपर ये किया गया कि जो भी NBFCs हैं उनका नंबर 7 से इंक्रीज़ किया गया, सो दैट मोर MSME सेक्टर इज़ एलिजिबल फॉर सच काइंड ऑफ बेनिफिट्स एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ होल नेशन. ओके, नेक्स्ट इज दिस ऑल इज़ डन through a platform called as TREDS. ओके, एंड RBI को पावर दी गई है कि वो रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन भी कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस फैक्टरिंग. ओके, नेक्स्ट इज ई-रूपी. ई-रूपी का सोल पर्पज़ यही रखने का है कि इट इज़ नॉट, प्लीज़ नोट, इट इज़ नॉट डिजिटल और सम काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी. प्लीज़ नोट, इट इज़ नॉट डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी. इट इज़ जस्ट लाइक कूपन जैसे पर्पज़ स्पेसिफिक, पेमेंट स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ one person guy, okay, there is other person, okay, now he is obliged to give money to this person. For example, he want him to pay for his food. ये चाहता है नंबर 1, ये नंबर 2. now this guy want that this person should pay him for the food. Now this person is actually thinking that whether this person might misuse the money. For example, गवर्नमेंट ने ये किया कि वीट सब्सिडी दी फार्मर्स को. नाउ इट इज़ पर्पस स्पेसिफिक. पर्पस क्या है? वीट सब्सिडी. बट द थिंग इज, this is, let's say, government. Okay, the thing is, government is having apprehension that this money which they are giving directly to these farmers, they can misuse. So they, instead of giving money, they gave them this e-rupee. This e-rupee will have the same value of money, but it will be purpose specific, means only for the wheat subsidy this e-rupee can be used. This is the basic rationale for e-rupee. Okay, next is सोशल स्टॉक एक्सचेंज. सोशल स्टॉक एक्सचेंज वो होती है जैसे नॉर्मल जैसे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पीपल गो, दिस अ वन आइडिया, ओके, एंड द पीपल फाइनेंस दैट आइडिया. ओके, पीपल फाइनेंस दैट आइडिया. इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज दैट आइडिया इन टू रियलिटी, दे फॉर्म अ कंपनी, दे ऑल बिकम शेयर होल्डर. ओके, सिंपल. नाउ इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज दिस आइडिया शुड बी environmentally friendly, means they want to invent
alternate for plastic. So if they want to invent something alternate for the plastic, it will serve two purpose. First is it is environmental friendly, and second, it is again will make a profit. So this is a sole purpose of social stock exchange. Next is social impact bond. Social impact bond are different from normal bond. For example, let's say education in a particular district is less, and there's a one person, he want to increase the education, he want to make people more educated in that district, तो उसने एक बॉन्ड इशू किए. ठीक है, जैसे UNDP ने कहा कि मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट में मैं एजुकेशन को इंक्रीज़ करूँगी. ओके, सो इन ऑर्डर दैट ही इशूड बॉन्ड, और उसने जो बॉन्ड थे, नाउ दे हैव इन्वेस्टेड मनी, they take the money and they invested in this education system. Now those people who have got those bond and those are responsible for implementation, उनको पेमेंट तब मिलेगी जब जो पर्पज़ है एजुकेशन का वो सर्व होगा. इट मीन्स सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो पर्पज़ जिसके लिए दे आर इंटेंडेड, व्हेन विल बी सर्व्ड दे विल बी पेड ओनली. ओके, दिस इज कॉल्ड सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड. नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड. ये क्वेश्चन इस बार UPSC के प्रीलिम्स में आया हुआ है. इट इज़ वेरी सिंपल. द क्वेश्चन इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड ऐसे बॉन्ड हैं जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ राइज इन इन्फ्लेशन. ओके, इन्फ्लेशन के राइज होने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू है किसी भी बॉन्ड की, वो डिक्रीज हो जाती है. फॉर एग्जांपल लेट्स से द पर्सन is promised to get 110 on investment of 100. If he is investing 100 for a bond, okay, so now he is promised to get 110 after 2 years. Now due to inflation is 20%, so the actual price is 120. It means he is actually losing 10 rupees rather than gaining 10 rupees. So actually इसी bond की value 120 होगी, so in actual he is getting 110, that is above from this particular value, but actual में he is losing 10 rupees. In order to shield the effect of inflation, they introduce inflation index bond. Okay, this is all. बाकी जो भी कंसेप्ट दिए गए हुए हैं किसी भी मैगजीन में विद रिस्पेक्ट टू दिस इकोनॉमी, वो काफ़ी सिंपल है. ठीक है, अगर उन्हें भी आपको समझने में कोई डिफ़िकल्टी आए तो ये चैनल है JK एग्जाम्पलीफाइड टेलीग्राम के ऊपर. यहाँ पे आप अपनी क्वेरी पिट कीजिए, जितने भी टॉपिक है उनको लिस्ट कर दीजिए सबको. ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर आर 5 टॉपिक्स 10 टॉपिक्स वट एवर देयर, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स. अगर आपको ये लगे कि बेसिक कंसेप्ट में आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, प्लीज़ मेक अवेयर अस अबाउट ऑल दोज एरिया. वी विल कम अप विद सम काइंड ऑफ क्वालिटेटिव वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके, so in our next lecture we will be doing the other area, for example industry, agriculture, etc. And thank you very much for staying with JK Exemplified. Please, if you find the content useful, do subscribe to channel, like the video and share. Thank you very much, and all the very best for the exam.